5 अप्रैल को क्रेमलिन में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में बहुत अहम फैसला लिया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर। 5 अप्रैल को क्रेमलिन में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक ली पुतिन ने और यहां पर अपनी डेडलाइन फिक्स कर दी। पुतिन ने ऐलान कर दिया कि अब डेडलाइन 1 जून की है, जिसे तय कर दिया गया है पुतिन की तरफ से। 5 अप्रैल को देखिए किस तरह से क्रेमलिन में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। राष्ट्रपति पुतिन ने नेटो के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूरोप विनाश के विध्वंसक मिशन को हरी झंडी दे दी। एटमी हमले का पहला टारगेट बन सकता है फिनलैंड। व्हाइट सी से लेकर आर्कटिक सागर तक रूस ने बड़ी नेवल तैनाती कर दी है। रूस की बेलगोरेद सबमरीन व्हाइट सी के सेवरोदोबिन्स्क नेवल बेस से रवाना हो चुकी है। खबर यह है कि रूस की बेलगोरोद सबमरीन 1200 किलोमीटर दूर सेवरोमोस्क नेवल बेस पर रवाना हो चुकी है। लगभग 20 घंटे में यह सबमरीन सेवरोमोस्क नेवल बेस पहुंच जाएगी। यह नेवल बेस नॉर्वेजियन और बैरेंट सागर के बीच में है। फिनलैंड का उत्तरी किनारा यहां से बहुत करीब है। इस सबमरीन में न्यूक्लियर पोसाइडन भी मौजूद है, जिनसे फिनलैंड पर हमला किया जा सकता है। यानी फिनलैंड अब निशाने पर है। पुतिन ने यूरोप विजय की अंतिम तारीख भी तय कर दी है। क्या है पुतिन का एटमी टारगेट और क्या है विजय की डेडलाइन, देखिए ये रिपोर्ट। 4 अप्रैल को जब ब्रसेल्स में नेटो के मुख्यालय पर फिनलैंड का झंडा फहराया गया, तभी पुतिन ने रूस की सिक्योरिटी काउंसिल की आपात बैठक बुला ली। 5 अप्रैल को रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सभी अधिकारी क्रेमलिन में मिले। इस बैठक में पुतिन ने 2 मिशन सेना के सामने रखे। पहला, फिनलैंड की ओर से बढ़ते नेटो के खतरे से निपटने की पुख्ता तैयारी और दूसरा, 2 महीने के भीतर यूक्रेन और फिनलैंड पर फाइनल जीत। पुतिन ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में विजय की तारीख 1 जून तय की है। रूस के युद्ध रणनीतिकारों को यह आदेश दे दिया गया है कि जून के अंत तक यूक्रेन और फिनलैंड के देशों में रूसी फेडरेशन का झंडा लहराने वाला प्लान तैयार कर लिया जाए। यूक्रेन की ओर से बरसते बारूद को रोकने के साथ साथ पुतिन की रणनीति है फिनलैंड की ओर से बढ़ते खतरे को जड़ से मिटाना। पुतिन के ऑर्डर के बाद फिनलैंड के मोर्चे पर रूस की नौसेना की गतिविधि तेज हो गई है। यह है रूस के व्हाइट सी नेवल बेस की सैटेलाइट तस्वीर। यह है व्हाइट सी में रूस का सेवरोदोबिन्स्क नेवल बेस। समंदर का पानी बर्फ हो चुका है और इस नेवल बेस पर खड़ी है एक बेलगोरोद न्यूक्लियर सबमरीन। नेवल बेस से लेकर समंदर के पानी तक आइस ब्रेकर से जमे बर्फ को काटकर बेलगोरोद का रास्ता बनाया गया है, जिसे सेवरोमोस्क नेवल बेस के लिए रवाना कर दिया गया। यह तस्वीर 3 अप्रैल को ली गई है। इसका मतलब यह है कि जब फिनलैंड और नेटो ब्रसेल्स में झंडा फहराने की तैयारी कर रहे थे, तभी बेलगोरोद को एक्टिव कर दिया गया था। बेलगोरोद को आर्कटिक सागर और बैरेंट सागर में तैनात किया जा रहा है। रूस का सेवरोमोस्क नेवल बेस फिनलैंड के पास है, यानी इस सबमरीन से फिनलैंड पर न्यूक्लियर अटैक का खतरा बढ़ गया है। रूस की न्यूक्लियर तैयारी 2 मोर्चे पर हो रही है। बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तैनाती के बाद बेलारूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने मॉस्को पहुंचे। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में एटमी हमले का बड़ा फैसला लिया गया है। मॉस्को और मिन्स्क के बीच एटमी अटैक को लेकर कोई सीक्रेट डील हो चुकी है। रूस की ओर से बढ़ते खतरे को फिनलैंड भी आंक चुका है। नेटो में शामिल होने के बाद से फिनलैंड ने भी रूसी बॉर्डर के पास अपनी सैन्य गतिविधि तेज कर दी। फिनलैंड की आर्टिलरी ब्रिगेड ने रूसी बॉर्डर के नजदीक ड्रिल शुरू कर दी है। MLRS से टारगेट को ध्वस्त करने की प्रैक्टिस की जा रही है। फिनलैंड रूस के खतरे को गंभीर मान रहा है और बड़ी सैन्य तैयारी शुरू कर दी है। यूरोप के रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि फिनलैंड की सेनाएं यूरोप में सबसे ज्यादा कॉम्बैट रेडी मोड में है।
फिनलैंड 80 साल पहले रूस को एक युद्ध में हरा चुका है और तब से लेकर अब तक फिनलैंड की सेना सबसे प्रोफेशनल सेना मानी जाती है। फिनलैंड भले ही छोटा सा देश हो, लेकिन सैन्य शक्ति के मामले में बड़ा माना जाता है। फिनलैंड के पास 2,80,000 रिजर्व सैनिक हैं। 21,000 नए सैनिकों को हर साल ट्रेनिंग दी जाती है। अनिवार्य सैनिक ट्रेनिंग के तहत फिनलैंड के 8,70,000 नागरिक ट्रेन हैं। फिनलैंड के पास 650 टैंक हैं। इनमें से 200 टैंक जर्मन मेड लेपर्ड हैं। फिनलैंड के पास 1500 से ज्यादा आर्टिलरी हथियार हैं, साथ ही 100 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर हैं। यानी आबादी में फिनलैंड भले ही यूक्रेन से कम हो, लेकिन उससे बड़ी सैन्य शक्ति है। और अब नेटो से जुड़ने के बाद उसके साथ 30 देशों की ताकत और जुड़ गई है। ऐसे में रूस ने फिनलैंड पर हमला किया तो विश्व युद्ध छिड़ना तय है। रूस ने फिनलैंड के खिलाफ एटमी तैयारी पूरी कर ली है, तो नेटो ने भी काउंटर अटैक करने की तैयारी पूरी कर ली है। फिलहाल नेटो का पहला काउंटर अटैक प्लान है रूस को यूक्रेन के मोर्चे पर फंसा कर रखना। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी है और अब नेटो विस्तार के प्लान में यूक्रेन भी शामिल हो चुका है। नेटो प्रमुख जेंस स्टोल्टनबर्ग ने पुतिन को भड़काने वाला बयान दिया है। स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध में रूस की हार तय है। रूस की हार के बाद यूक्रेन भी नेटो का सदस्य बन जाएगा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई कर रहा है और इसका मतलब है कि रूस अमेरिका के टकराव की आशंकाएं सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच रही है। फिनलैंड के नेटो में शामिल होते ही रूस ने बड़ी एटमी तैनाती शुरू कर दी है। अगर यूक्रेन में रूस को हराने के बंदोबस्त किए गए तो ये तय है कि यूरोप और अमेरिका पर पुतिन न्यूक्लियर हमला कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। उस वक्त की बड़ी खबर, जंग के मैदान से आई सबसे विध्वंसक तस्वीर। लेपर्ड टैंक से यूक्रेन ने रूस पर बरसाए बारूदी गोले। ब्रैडली से भी यूक्रेन ने किया ताबड़तोड़ प्रहार। यूक्रेन हमले में रूस के कई सैनिक मारे गए। पुतिन का सब्र टूट चुका है। अब वो एटमी प्रलय लाने जा रहे हैं। पुतिन के न्यूक्लियर टारगेट पर न सिर्फ यूक्रेन बल्कि नेटो भी आ गया है। परमाणु विनाश की वजह बनेगा डिप्लीटेड यूरेनियम शेल। अगर नेटो ने वॉर जोन में डिप्लीटेड यूरेनियम शेल भेजे तो पुतिन उसी वक्त न्यूक्लियर हमले का ट्रिगर दबा देंगे। सवाल यह है कि आखिर डिप्लीटेड यूरेनियम को लेकर पुतिन इतना क्यों भड़के हुए हैं? क्या यूरेनियम शेल को लेकर रूस और अमेरिका में महायुद्ध का आरंभ होने जा रहा है? ये वही बारूद है जिसकी वजह से परमाणु बवंडर आ सकता है। इसी को लेकर एटमी सुनामी आ सकती है। पुतिन ने फाइनल ऐलान कर दिया है, अगर नेटो ने यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम शेल्स की सप्लाई की, अगर यूक्रेन ने जंग में इसका इस्तेमाल किया, तो रूस यूक्रेन का नामो निशान मिटा देगा। रूस ने नेटो को फाइनल वार्निंग दे दी। वार्निंग ये कि अगर नेटो यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम के शेल देता है तो ये परमाणु युद्ध की शुरुआत माना जाएगा और रूस एटमी हमला कर देगा। ये कोई आम धमकी नहीं बल्कि सर्वनाश की धमकी है। अगर नेटो ने इसे गंभीरता से नहीं लिया तो परमाणु विनाश तय है। अगर डिप्लीटेड यूरेनियम शेल्स की खेप यूक्रेन भेजी गई तो पुतिन न्यूक्लियर विस्फोट करने में विलंब नहीं करेंगे। इसके बाद ऐसा एटमी जलजला आएगा जिसमें न सिर्फ यूक्रेन बल्कि कई नेटो देश भी भस्म हो जाएंगे।
सवाल यह है कि आखिर डिप्लीटेड यूरेनियम शेल को लेकर पुतिन ने एटमी विध्वंस का ट्रिगर क्यों दबा दिया है? क्रेमलिन इसे लेकर इतना क्यों भड़का है? ये आप तब समझेंगे जब डिप्लीटेड यूरेनियम को जानेंगे। दरअसल डिप्लीटेड यूरेनियम वेपन परमाणु हथियार नहीं माने जाते हैं। इन हथियारों में उपयोग हो चुके यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, यानी यूरेनियम संवर्धन के बाद जो अपशिष्ट बचता है हथियार में उनका इस्तेमाल होता है। ज्यादातर डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल शेल्स और बम में किया जाता है, लेकिन इसमें मौजूद यूरेनियम के अपशिष्ट में भी रेडियोधर्मी गुण होते हैं। यानी एक तरह से ऐसा गैर परमाणु हथियार जो न्यूक्लियर ब्लास्ट जैसी तबाही तो नहीं मचाते, लेकिन रेडिएशन से विनाश का खौफनाक अध्याय लिख देते हैं। यही वजह है कि पुतिन इसे लेकर कई बार नेटो को ताकीद कर चुके हैं। पुतिन के परमाणु धमाके की धमकी देने से यूक्रेन में दहशत मच गई, कीव में खलबली मच गई, हलचल तेज हो गई। और तो और ज़ेलेंस्की सेना पुतिन के प्रहार से बचने के लिए उसकी तैयारियों में जुट गई। यूक्रेन ने 40,000 जवानों की एक नई टुकड़ी बना ली है। इसका नाम है स्टॉर्म ब्रिगेड। ज़ेलेंस्की ने एक ड्रोन आर्मी भी बना ली है। 3,200 ड्रोन खरीदे गए हैं। बड़ी तादाद में ड्रोन बनाए जा रहे हैं। पोलैंड यूक्रेन में युद्ध के लिए शेल बनाएगा। दोनों देशों में डील हो चुकी है। पोलैंड यूक्रेन को 14 बिग फाइटर प्लेन दे रहा है। 8 विमान मिल चुके हैं, 6 मिलने वाले हैं। ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि नेटो देशों से जल्द ही उन्हें और घातक एयरक्राफ्ट मिलेंगे। ज़ेलेंस्की को भी पता है कि पुतिन महाविध्वंस का बटन दबाने वाले हैं, इसीलिए वो खुद की सेना को मजबूत कर रहे हैं। पर सच ये है कि अगर डिप्लीटेड यूरेनियम शेल वॉर जोन में पहुंचे तो पुतिन को कोई नहीं रोक पाएगा। वो महाविस्फोट कर देंगे। इसके बाद परमाणु सुनामी आ जाएगी। इस सुनामी से ऐसी तबाही होगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का जबरदस्त हमला। आर्टिलरी से रूसी ठिकानों को निशाना बनाया गया। बॉर्डर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर थी रूसी सेना। क्रिमिया ज़ेलेंस्की की एक जिद भी है और मिशन भी है। 1 साल तक रूस का मुकाबला करने वाले ज़ेलेंस्की अब इस युद्ध को यूं ही विराम देना नहीं चाहते। यही सोच अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो देशों की है, क्योंकि इन देशों ने यहां करोड़ों डॉलर हथियार पर खर्च कर दिया है। अब यूक्रेन और अमेरिका दोनों यही चाहते हैं कि रूस को बड़ा नुकसान हो। ज़ेलेंस्की क्रीमिया को वापस हासिल करके अपने देश का मान बढ़ाना चाहते हैं, तो वहीं अमेरिका पुतिन का दुनिया में बड़ा अपमान देखना चाहता है। पुतिन ने क्रीमिया की सुरक्षा के लिए ब्लैक सी में जंगी बेड़ा तैनात कर दिया है, तो वहीं अमेरिका से यूक्रेन को हथियारों की नई खेप भेजी जा रही है। जंग का आखिरी अखाड़ा काला सागर और युद्ध के फैसले का अंतिम पॉइंट क्रीमिया। जंगी जहाजों की लंबी लाइन तैयार हो चुकी है। सबमरीन ने युद्ध की तैयारी की शुरुआत कर दी है। धमाकों की गूंज युद्धाभ्यास का हिस्सा है, लेकिन जल्द सब सच हो सकता है। एक दिन पहले ही ब्लैक सी में नई हलचल शुरू हुई थी। पुतिन के ऑर्डर पर रशियन नेवी 6 मिसाइल कैरियर्स, 2 सबमरीन लेकर ब्लैक सी पहुंची थी। और 24 घंटे बाद ही ज़ेलेंस्की ने पुतिन की आशंका को सच साबित कर दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा है, अगर क्रीमिया पर जवाबी कार्रवाई कामयाब हुई तो रूस से क्रीमिया पर बात कर सकते हैं। यूक्रेन कभी भी क्रीमिया को आजाद कराने से पीछे नहीं हटने वाला है। ज़ेलेंस्की के एक सलाहकार ने कहा है कि यूक्रेन की सेना क्रीमिया के बॉर्डर तक पहुंचेगी और फिर रूस के साथ बातचीत शुरू होगी। यूक्रेन की तरफ से जैसे ही क्रीमिया पर रूस को ललकार मिली, पुतिन ने भी ब्लैक सी से यूक्रेन को जवाब दिया।
इस बार यूक्रेन को बारूदी चेतावनी दी है रूस की सबमरीन अल्रोसा ने। अल्रोसा सबमरीन ने टॉर्पीडो फायर किया। सबमरीन से दुश्मन पर प्रहार की प्रैक्टिस की गई। अल्रोसा फ्लीट ब्लैक सी में बरसों से तैनात है। अल्रोसा डीजल इलेक्ट्रिक किलो क्लास पनडुब्बी है। 1990 में पनडुब्बी सोवियत नेवी में शामिल हुई थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अल्रोसा पनडुब्बी कभी यूक्रेन के हिस्से में आई थी। जी हां, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के दौरान सबमरीन के चालक दल ने यूक्रेन के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी। लेकिन 6 साल बाद एक समझौते के तहत यह सबमरीन रूसी सेना में चली गई थी। अब ब्लैक सी में क्रीमिया युद्ध की तैयारियां जोरों पर हैं और इसी के तहत रूस ने ब्लैक सी में तैनाती बढ़ा दी है। यूक्रेन जैसा छोटा सा देश रूस के कब्जे वाले इलाके पर अटैक करे, उसे आजाद कराने की कोशिश करे, ये पुतिन के आत्मसम्मान पर हमले जैसा होगा। रूस पहले ही धमकी दे चुका है कि अगर क्रीमिया की तरफ से किसी ने आंख उठाई तो नतीजा परमाणु युद्ध हो सकता है। यही वजह है कि ब्लैक सी में न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने वाली मिसाइलों से लैस मिसाइल कैरियर्स और सबमरीन को भेजा गया है। युद्ध जोरदार होगा क्योंकि यूक्रेन क्रीमिया मिशन में अकेला नहीं है। अमेरिका यूक्रेन की क्रीमिया युद्ध में पूरी मदद करने वाला है। ज़ेलेंस्की बहुत पहले ऐलान कर चुके हैं कि युद्ध का अंत क्रीमिया विजय के साथ ही होगा। अब सिर्फ जमीन बचाने की नहीं बल्कि अपनी खोई हुई जमीन पाने की भी जंग होगी। रूस क्या करेगा, इसकी प्लानिंग को लेकर भी खुलासा हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ एक्शन में रूस 3 मोर्चों से अटैक कर सकता है। पहला मोर्चा ब्लैक सी होगा, जहां क्रीमिया की सुरक्षा का बैकअप होगा। इसके अलावा रूस दूसरे मोर्चे पर यूक्रेन को कमजोर करने के लिए बाखमुत और खार्किव की सीमा से भी आगे बढ़ेगा। वहीं तीसरा मोर्चा खुलेगा बेलारूस से, जिसका टारगेट लुत्स्क और लवीव होगा। ब्लैक सी में तैनाती बढ़ाने के साथ ही बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से इन 2 दिनों में कई दौर की बातचीत हो चुकी है। माना जा रहा है कि बेलारूस से अटैक के प्लान को फाइनल करने के लिए पुतिन और लुकाशेंको की मुलाकात हुई है। दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी नए हथियारों की तैनाती शुरू कर दी है। यूक्रेन अब एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर रहा है। शॉर्ट रेंज एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम एवेंजर अब तक नॉर्थ यूक्रेन में तैनात था। क्रीमिया की प्लानिंग सिर्फ कीव में नहीं बल्कि लंदन और पेंटागन तक बनाई गई है। इसका सबूत है यूक्रेन को मिलने वाले हथियार। अमेरिका और ब्रिटेन से नए हथियारों की खेप भेजी जा रही है। ऐसे ताकतवर हथियार दिए जा रहे हैं जिससे यूक्रेन रूस पर पहले से ज्यादा बड़े हमले कर सके। रूस यूक्रेन वॉर ने दुनिया को कई सरप्राइज दिए हैं। अब अमेरिका चाहता है कि एक छोटा सा देश रूस की उस पहचान को खत्म कर दे जो बरसों से कायम है। अब आप अंदाजा लगाइए कि क्या होगा अगर कर्च ब्रिज पर धमाके की तरह ही क्रीमिया में और विस्फोट हुए तो क्या होगा अगर पुतिन को क्रीमिया को खोने का यकीन हो जाए। अंदेशा ऐसी ही तस्वीर का है, ऐसी ही तबाही का है। रूस किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि क्रीमिया और सेवेस्तोपोल पोर्ट नेटो के पास जाए।
इसी डर से रूस ने क्रीमिया को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करके अपने साथ मिला लिया। यूक्रेन अब तक नेटो में नहीं जा सका है, लेकिन अमेरिका और नेटो का फुल सपोर्ट हासिल जरूर हो चुका है। अब एक तरफ फिनलैंड नेटो में है और नेटो ब्लैक सी में क्रीमिया तक पहुंच जाए, पुतिन ऐसा कभी होने नहीं देंगे। इसीलिए आशंका यही है कि क्रीमिया ही थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत करा सकता है और यही युद्ध का क्लाइमैक्स भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। यूक्रेन में जारी जंग अगर आपको अब भी रूस का स्पेशल ऑपरेशन लग रही है, बहुत जल्दी आपको यह गलतफहमी दूर होने वाली है, क्योंकि ये जंग अब अघोषित विश्व युद्ध का रूप ले चुकी है। ये दावा सिर्फ नेटो की बड़ी एक्टिविटी के आधार पर नहीं किया जा रहा है, बल्कि इस दावे का मुख्य पहलू है रूस का अलायंस बनाना, जिसमें न सिर्फ चीन और ईरान शामिल हैं, बल्कि कुछ नाम ऐसे हैं जो नेटो और अमेरिका के अलायंस में भी दो फाड़ दिखा रहे हैं। आखिर कैसे बदल रहा है बारूदी संगठन, देखिए ये रिपोर्ट। ना बारूदी गठबंधन, शुरू विनाशक रण। रूस यूक्रेन की जंग में वो समय आ चुका है जब दुनिया घोषित रूप से जारी विश्व युद्ध की पुष्टि करने लगी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि रूस ने अपने अलायंस का घेरा बड़ा कर लिया है। इसके अलावा खास बात यह भी है कि न सिर्फ रूस ने नेटो में करीब करीब दरार डाल दी है, बल्कि अमेरिकन साथियों को भी साथ मिलाने की तैयारी कर ली है। आपने बिल्कुल सही सुना, रूस के गठबंधन को मिल रही मजबूती ने नेटो के खिलाफ रणनीति बना ली है और इस रणनीति में फ्रंट पर अहम रोल निभा रहा है अमेरिका का पूर्वी दुश्मन चीन। तो क्या रूस के अलायंस की आधिकारिक घोषणा हो गई? क्या पार्टनर्स के संधि दस्तावेज पर दस्तखत हो चुके हैं? और क्या यूएस के सहयोगी भी रूसी अलायंस में शामिल हैं? इस वक्त जैसे समीकरण बन रहे हैं वो अमेरिका के खिलाफ स्थिति को साफ साफ दिखा रहे हैं। हालांकि रूस ने अपने गठबंधन में शामिल देशों का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन रूसी खेमे में नेटो और अमेरिकन अलायंस के कुछ पार्टनर भी खड़े हैं। और अगर ये सच है तो अमेरिकी गठबंधन में दरार पड़ना तय है। ऐसा क्यों? दरअसल नेटो में फिनलैंड के शामिल होने के बाद रूस एक्शन में है। अब यूएस को झटका देने के लिए रूस गठबंधन बनाने में लगा है और इस गठबंधन के लिए रूस व्यावहारिक संधि का सहारा ले रहा है। रूस नेटो और यूएस के अलायंस पार्टनर्स को भी तोड़ रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पुतिन के इस अलायंस में जो अमेरिका के खिलाफ जंग में शामिल होते नजर आ रहे हैं वो है चीन, ईरान के अलावा सऊदी अरब और तुर्की। इनमें दो नाम भले ही आपको चौंकाए, लेकिन दो नाम सऊदी अरब और तुर्की जरूर चौंकाएंगे। इसके अलावा आपकी हैरानी तब और भी ज्यादा बढ़ जाएगी जब आप इस अलायंस के लिए रूस के साथ फ्रंट पर खड़े देश का नाम जानेंगे। देश है चीन, यानी यूएस का वो दुश्मन जिसके खिलाफ पूर्वी हिस्से में अमेरिका ने पूरी व्यूह रचना की हुई है। अब इस खुलासे का प्रमाण देखिए। बीजिंग में सऊदी अरब और ईरान के बीच आधिकारिक बैठक तय है। सऊदी अरब के प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद और ईरानी समकक्ष हुसैन अमीर बदोल्हियान के बीच बातचीत होगी। 7 साल से ज्यादा समय में सऊदी और ईरान के बीच ये पहली औपचारिक बैठक होगी। यानी दोनों देशों के बीच दरार खत्म करने के लिए बीजिंग बड़ी भूमिका निभाएगा और इस भूमिका का मकसद होगा अमेरिका के खिलाफ व्यूह रचना। हालांकि ऐसा कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन घटनाक्रम बता रहे हैं कि अब अमेरिका एक ट्रैप में फंस सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 10 में पहली बार किसी रूसी जहाज ने सऊदी अरब के बंदरगाह में प्रवेश किया है और ये कोई सामान्य जहाज नहीं है, बल्कि एडमिरल गोर्शकोव है जो समुद्री टैंकर के साथ जेद्दा बंदरगाह पहुंचा है। सऊदी अरब ने इस डॉकिंग का मकसद ईंधन, पानी और खाद्य सामग्री की आपूर्ति बताया है।
ये ईरान से बातचीत शुरू होने के पहले मिला अमेरिका के खिलाफ एक संकेत है। यही वजह है कि जैसे ही अमेरिका तक ये खबर पहुंची, CIA के डायरेक्टर सऊदी अरब के दौरे पर निकल गए, जहां बिल बर्न्स ने अपने समकक्ष से मुलाकात की। मुमकिन है कि उन्हें आश्वासन भी मिला हो, लेकिन इस वक्त तुर्की के फैसले ने सबको चौंका दिया। तुर्की ने ऐलान कर दिया है कि वो रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों में शामिल नहीं होगा और तुर्की अपनी नीतियों का पालन करना आगे भी जारी रखेगा। तर्क यह है कि रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंध UN में पेश नहीं किए गए थे। हालांकि इस वक्त तुर्की ने यूक्रेन को भी अपना समर्थन जारी रखा है, लेकिन मुमकिन है कि आने वाले दिनों में नेटो से अलग होकर तुर्की खुद नेटो के लिए संकट बन जाए, और यह आसार ज्यादा है। यही वजह है कि रूस के लिए फ्रंट पर आए चीन को नेटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग ने वार्निंग जारी करते हुए रूस को मदद देने पर अंजाम भुगतने की खुली धमकी दी है। इसके अलावा अमेरिका में बढ़ा मिसाइल प्रोडक्शन बता रहा है कि आने वाले दिनों में जंग में मल्टीपल टारगेट होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजरायली पुलिस ने पूर्वी यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद परिसर में लगातार दूसरे दिन धावा बोला, जिसके बाद संघर्ष और हिंसा का दौर पहले से ज्यादा तेज हो गया। इजरायल की ताजा कार्रवाई के बाद गाजा पट्टी से इजरायल की ओर रॉकेट दागे गए, जिससे तनाव और बढ़ गया। फिलिस्तीनी रेड क्रेसेंट ने कहा है कि इन हमलों में कई लोग घायल हो गए हैं। इजरायल की पुलिस ने एक बयान में कहा है कि दंगे भड़काने वाले और कानून तोड़ने वाले लोगों ने मस्जिद के अंदर छिपने की कोशिश की। इनको पुलिस ने टारगेट बनाया है। यरूशलेम में ताजा हालात क्या हैं, देखिए ये रिपोर्ट। और इससे अरब में युद्ध भड़क सकता है। अल-अक्सा में इजरायल पुलिस के एक्शन के बाद फिलिस्तीन समर्थक संगठनों ने इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक वीडियो में एक रॉकेट भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। गाजा पट्टी से इजरायल की ओर रॉकेट दागे जा रहे हैं। इजरायल के मुताबिक फिलिस्तीनी संगठनों ने अब तक गाजा पट्टी से 30 रॉकेट दागे हैं, जिनमें से कई को इजरायल के आयरन डोम ने रोक दिया। जवाबी कार्रवाई में इजरायल ने मध्य गाजा पट्टी में हमास की 2 सैन्य चौकियों को निशाना बनाया है। अरब में युद्ध की आशंका भड़काने वाले ये हमले शुरू हुए अल-अक्सा मस्जिद हिंसा के बाद। रमजान के महीने में अल-अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनी अरब समुदाय के लोग नमाज और तरावीह पढ़ने गए, जिन्हें बाहर निकालने के लिए इजरायल की पुलिस ने छापा मारा तो हिंसक झड़प शुरू हो गई। इजरायल पुलिस ने 5 अप्रैल को भी अल-अक्सा मस्जिद में हथियारों के साथ एंट्री की। इस दौरान फायरिंग की आवाज भी सुनाई दी। मस्जिद के अंदर मौजूद लोगों ने हवाई फायरिंग करते पुलिस के वीडियो बनाए। एक और वीडियो में इजरायल पुलिस का जवान एक पत्थरबाज पर गोली चलाता नजर आया। बीते कई दिन से अल-अक्सा मस्जिद के आसपास तनाव जारी है और 2 दिन से लगातार मस्जिद के अंदर और बाहर हिंसक प्रदर्शनकारियों के साथ इजरायल पुलिस का टकराव हो रहा है। यरूशलेम इस्लामिक वक्त के मुताबिक पुलिस ने लोगों को तितर बितर करने के लिए रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया। पुलिस ने परिसर पर उस समय धावा बोल दिया जब लगभग 20,000 लोग रमजान में तरावीह पढ़ रहे थे। पुलिस का दावा है कि पटाखे, डंडे और पत्थरों से लैस होकर फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों ने खुद को मस्जिद के भीतर बंद कर लिया था।
फिलिस्तीनियों का कहना है कि इजरायली पुलिस की कार्रवाई में 14 लोग घायल हो गए। हिंसा की ये घटनाएं ऐसे समय में हुई हैं जब रमजान चल रहा है। वहीं यहूदी हफ्ते भर चलने वाले पासोवर त्योहार की तैयारियों में लगे हैं। इन घटनाओं से दोनों पक्षों के बीच टकराव के और तेज होने की आशंका पैदा हो गई है। यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद में हिंसा उस वक्त भड़की है जब रमजान जारी है और यहूदी हफ्ते भर चलने वाले पासोवर त्योहार की तैयारियों में लगे हैं। रमजान के महीने में अल-अक्सा मस्जिद विवाद में हिंसा भड़कती रहती है। अल-अक्सा मस्जिद को मक्का और मदीना के बाद मुसलमान तीसरा सबसे पवित्र स्थल मानते हैं और जिस अल-अक्सा मस्जिद में ये भिड़ंत हुई है उसी मस्जिद परिसर का एक हिस्सा यहूदियों का भी पवित्र स्थल है। हिंसा के बाद रॉकेट हमले शुरू हो गए और इससे युद्ध भड़कने की आशंका बढ़ गई है। इस जगह पर फिलिस्तीन अपना दावा करता है और इजराइल अपना, इसीलिए यहाँ हिंसा भड़कती है और इस साल शुरू हुआ हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। किम जोंग ने मिसाइलों से ताकत का कई बार प्रदर्शन किया, लेकिन अमेरिका का साउथ कोरिया के साथ युद्धाभ्यास नहीं रुका। किम ने इसके बाद अपनी सेना को परमाणु युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश देकर अमेरिका को डराने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका फिर भी बैकफुट पर नहीं आया। अब अमेरिका ने किम जोंग को अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए B-52 बॉम्बर को कोरियाई प्रायद्वीप भेजा है। जल्दी नॉर्थ कोरिया के करीब एक और युद्धाभ्यास होगा जिसमें पनडुब्बी को खत्म करने की प्रैक्टिस की जाएगी। दुनिया का सबसे घातक बॉम्बर, अमेरिका की सेना का एक अचूक अस्त्र। अमेरिका के इस बॉम्बर से रूस और चीन जैसे शक्तिशाली देश भी डरते हैं। परमाणु हमले या किसी भी बड़े युद्ध का जिक्र जब भी आता है, दुनिया के खतरनाक हथियारों की जब भी तुलना की जाती है, अमेरिका के इस बॉम्बर का नाम टॉप पर रहता है। अमेरिका के इस बॉम्बर का नाम है B-52। इसी बॉम्बर ने किम जोंग के दिमाग को ठिकाने पर लाने के लिए कोरियाई द्वीप में उड़ान भरी है। बुधवार को अमेरिकी B-52 बॉम्बर्स की आवाज कोरियाई प्रायद्वीप में गूंज रही थी और संदेश यही था कि परमाणु हथियार का गुमान रखने वाले किम जोंग को सुपर पावर कभी भी सबक सिखा सकता है। अमेरिका और साउथ कोरिया फिर युद्धाभ्यास करेंगे। इस बार के युद्धाभ्यास में समंदर में पनडुब्बी को नष्ट करने की प्रैक्टिस होगी। अमेरिका ने अपने कई युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे हैं। बुधवार को अमेरिकी B-52 बॉम्बर्स के साथ साउथ कोरिया के फाइटर जेट्स ने भी उड़ान भरी। अमेरिका के इस फाइटर जेट्स में न्यूक्लियर वॉरहेड वाले क्रूज मिसाइल लोड थे। बॉम्बर अपने साथ हवा से सतह पर मार करने वाले रॉकेटों के साथ 30 टन से अधिक बम ले जाने में सक्षम है। अमेरिका का यह बॉम्बर 20 मिसाइल लेकर पूरी दुनिया में कहीं भी हमला कर सकता है। अमेरिका का यह बॉम्बर 14,080 किलोमीटर की रेंज तक अटैक कर सकता है। पिछले ही हफ्ते अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ जॉइंट नेवी ड्रिल के लिए परमाणु ऊर्जा से चलने वाला USS निमित्ज विमान वाहक पोत भेजा था। अमेरिका जल्द ही किम जोंग को यह दिखाने जा रहा है कि आखिर पूरी दुनिया उसे सुपर पावर क्यों कहती है। अमेरिका और साउथ कोरिया बारूद की ऐसी बरसात करने वाले हैं जिसे अगर नॉर्थ कोरिया पर किया जाए तो किम जोंग का पूरा मुल्क चंद घंटे में ही बर्बाद हो जाएगा। किम जोंग की ताबड़तोड़ मिसाइल टेस्टिंग का जवाब देने की तैयारी कर ली गई है। अमेरिका की ताकतवर फौज के साथ इस शक्ति प्रदर्शन में नॉर्थ कोरिया के दुश्मन साउथ कोरिया की सेना भी हिस्सा लेगी। अमेरिका और साउथ कोरिया ने यह तैयारी किम जोंग के परमाणु हमले की धमकी के बाद की है। नॉर्थ कोरिया को लेकर जो सनसनीखेज खुलासा हुआ है उसके मुताबिक किम जोंग एक नहीं बल्कि कई न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। किम जोंग खुद को महाशक्तिशाली दिखाने के लिए करेगा धमाके। सीरियल परमाणु टेस्टिंग के जरिए किम अमेरिका को चैलेंज करेगा।
किम जोंग एक साथ 2 या 3 परमाणु परीक्षण करने की तैयारी में है। किम जोंग के खुराफाती दिमाग में नया प्लान अमेरिका को बिग शॉक देने का है। किम जोंग चाहता है कि अमेरिका जैसा सोच रहा है, नॉर्थ कोरिया उससे बड़ा झटका दे। मार्च में किम जोंग ने समंदर के नीचे रेडियो एक्टिव धमाका करने वाले ड्रोन की कामयाब टेस्टिंग का दावा किया था। अमेरिका को सैटेलाइट की तस्वीरों से पता चला है कि नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट को भी एक्टिव कर दिया गया है। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया को चेतावनी देने के लिए साउथ कोरिया के साथ लगातार युद्धाभ्यास का कई दौर चल चुका है और अब किम जोंग को B-52 बॉम्बर की ताकत याद दिलाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन की जंग में दुनिया के लिए भी बारूदी संकट गहरा रहा है। अब जाहिर है कि जो वॉर जोन में लड़ रहे हैं वो सबसे बड़े खतरे से घिरे हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनसे भी बड़ा खतरा अगर किसी पर मंडरा रहा है तो वो रूस के प्रेसिडेंट पुतिन है। दावा किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन की हत्या के लिए पश्चिमी देशों के एजेंट एक्टिव हो चुके हैं और उनका एक वार खाली भी चला गया है। अब कहां हुआ पुतिन पर अटैक और किन एजेंसीज ने किया ये अटैक, देखिए इस रिपोर्ट। प्रेसिडेंट पुतिन पर खतरा, स्पाई एजेंट से रूस डरा। यूक्रेन की जंग में रूस के लिए जितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है, उतने बड़े संकट का ना तो क्रेमलिन को अनुमान था, ना ही प्रेसिडेंट पुतिन ने इस बारे में कभी सोचा होगा। जंगी बिसात में जान का डर जितना सैनिकों को सता रहा है, उतना ही बड़ा डर मॉस्को में क्रेमलिन के अंदर पुतिन पर मंडरा रहा है। इस डर का प्रमाण यह है कि प्रेसिडेंट पुतिन की रेजिडेंस के बाहर न सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया गया है, बल्कि ऐसे स्पाई भी एक्टिव कर दिए गए हैं जो प्रेसिडेंट के लिए बढ़ रहे खतरे का पता लगा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि प्रेसिडेंट पुतिन की जान को खतरा है किससे? इतनी हिमाकत हुई किसकी? और प्रेसिडेंट पुतिन की जान को खतरे की आशंका के जन्म लेने के बाद ऐसा क्या हुआ जिसने रूस को और ज्यादा चौकन्ना कर दिया है? प्रेसिडेंट पुतिन पर मंडराए संकट के बादल जितने घने हैं, इसे घट चुकी घटना के आधार पर समझ लीजिए। इसके बाद हम आपको पुतिन की जान पर मंडरा रहे खतरे का स्रोत भी बताएंगे। दरअसल रूस के रक्षा मंत्रालय की तीसरी मंजिल पर आग लग गई थी। ये आग उस वक्त लगी जब प्रेसिडेंट पुतिन और लुकाशेंको की मीटिंग चल रही थी और रूसी रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग क्रेमलिन से कुछ ही दूरी पर है। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि रूसी रक्षा मंत्रालय में आग जानबूझकर लगाई गई है, जिसमें टारगेट पर प्रेसिडेंट पुतिन और बेलारूस के राष्ट्राध्यक्ष अलेक्जेंडर लुकाशेंको थे। लेकिन गनीमत रही कि जहां वो मौजूद थे उस जगह की जानकारी न होने से बड़ी घटना टल गई। दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय में जिस मंजिल पर आग लगी थी वहां 50 लोग मौजूद थे, जिन्हें वक्त रहते सुरक्षित निकाल लिया गया। लेकिन सवाल अब भी कायम है कि इस आग से साजिश का अनुमान कैसे लगा? जवाब है रूस की तैयारी। दरअसल पुतिन और लुकाशेंको की बैठक की जगह अज्ञात थी। ये बैठक पुतिन के एक जैसे दिखने वाले कई दफ्तरों में से एक में हो रही थी, इसलिए आग लगने का असर पुतिन लुकाशेंको की बैठक पर नहीं पड़ा और इनमें से एक दफ्तर रक्षा मंत्रालय की तीसरी मंजिल पर भी है। यानी प्रेसिडेंट पुतिन ने हत्या की कोशिश रोकने के लिए जिन एक जैसे दफ्तरों का निर्माण कराया है उसका उन्हें फायदा मिला है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर पुतिन के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची किसने? घटना सच है तो अनुमान है कि ये काम 3 खुफिया एजेंसी के जासूस कर रहे हैं। इनमें अमेरिका की CIA, इस्राइल की मोसाद और यूनाइटेड किंगडम की MI6 शामिल हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने रूस में पश्चिमी देशों की तरफ से सबोटाज की कोशिश की आशंका पहले ही जता दी है। वहीं पुतिन को वॉर क्राइम के आरोप में गिरफ्तार करने के ICC का वारंट जारी होते ही इन एजेंसीज के जासूस पूरी तरह से एक्टिव हैं। मुमकिन है कि पुतिन की जान लेने का जाल इन्हीं का बिछाया हुआ हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
चीन ताइवान पर बहुत ही जल्द हमला करने वाला है। इसका संकेत तब मिला जब ताइवान की राष्ट्रपति अमेरिका पहुंच गई। ताइवान की प्रेसिडेंट साई इंग वेन और अमेरिकी हाउस के स्पीकर केविन मैकार्थी के बीच मुलाकात हुई तो इससे जिनपिंग भड़क गए। उन्होंने ऐलान कर दिया कि रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है, अब ताइवान का सर्वनाश तय है। चीन को यह तस्वीर इतनी चुभ गई कि उसने ताइवान पर हमला करने का ऐलान कर दिया। इस मुलाकात से जिनपिंग को इतना बड़ा आघात पहुंचा कि उन्होंने अपनी सेना रवाना कर दी। ये कोई आम मुलाकात नहीं है। ये ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन और अमेरिकी हाउस के स्पीकर केविन मैकार्थी के बीच की मुलाकात है, जिससे ड्रैगन बौखला गया है। ताइवान की राष्ट्रपति जैसे ही अमेरिका पहुंची, जैसे ही उन्होंने केविन मैकार्थी से मुलाकात की, चीन के लाल सुल्तान ने ताइवान और अमेरिका दोनों को तबाह करने की धमकी दे दी। चीन के रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने ऐलान कर दिया कि अमेरिका ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। अमेरिका चीन के मसले में दखल दे रहा है। अमेरिका उकसावे की कार्रवाई से बाज आए। वॉशिंगटन ताइवान से सभी कांटेक्ट खत्म करे, वरना चीन आक्रामक कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है। जिनपिंग ने बाइडेन को सिर्फ धमकी ही नहीं दी, बल्कि ताइवान स्ट्रेट में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भी भेज दिया। यहीं पर अमेरिका का निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर गश्त कर रहा था। नतीजतन चीन और अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर आमने सामने आ गए। चीन यही नहीं रुका, उसके एयरक्राफ्ट और 3 वॉरशिप ने ताइवान स्ट्रेट में घुसपैठ कर तबाही का सिग्नल दे दिया। पिछले साल जब अमेरिकी हाउस की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइपे पहुंची थी तो चीन और अमेरिका में तनाव बहुत बढ़ गया था। चीन ने चेतावनी दी थी कि अगर भविष्य में अमेरिका ने इस तरह का कोई कदम उठाया तो ताइवान को कोई नहीं बचा पाएगा। अब फिर ऐसी मुलाकात हो गई है, इसलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि चीन अब ऑपरेशन ताइवान लॉन्च करने वाला है। सवाल यह है कि चीन ताइवान पर अटैक कब करेगा। इसकी निश्चित तारीख तो सिर्फ जिनपिंग और उनके कमांडर ही जानते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि मैक्रो का चीन दौरा खत्म होने के साथ ही ड्रैगन ताइवान को तबाह करने का ऑपरेशन लॉन्च कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।